नमस्कार दोस्तों, आप सबका कानपा आईएएस एजुकेशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने इस लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को एनालाइज करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज की डेट में हमारे देश में जो रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन है वो काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है और हमारा ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर दोस्तों 36.2% तक पहुंच चुका है। और दोस्तों, जो हमारा यूएनएफसीसी में कमिटमेंट है कि हम 40% रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे अपने टोटल एनर्जी कंजम्पशन का, अपने इस टारगेट के हम काफ़ी करीब हैं। हमारा सोलर एनर्जी प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, विंड एनर्जी प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है और बायोफ्यूल से बनने वाली एनर्जी का भी जो शेयर है वो भी दोस्तों बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों, यहां पर जो खुशी होनी चाहिए हमें, उसको हम ठीक से सेलिब्रेट नहीं कर रहे। उल्टा जो कई सारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं यहां पर वो दोस्तों इस खुशी को सेलिब्रेट करने की बजाय यहां पर कई तरीके के अड़ंगे लगा रही है। तो अपने इस लेक्चर में दोस्तों हम इन्हीं सब चीजों को समझेंगे कि एक्चुअली में यहां पर क्या हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए और आगे इंडिया को इसको किस तरीके से डील करना चाहिए। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आप काफी ज्यादा ऑयल प्राइस क्रैश के बारे में सुन रहे हैं। WTO ऑयल प्राइस जो है दोस्तों नेगेटिव में जा चुका है और ब्रेंट ऑयल प्राइस भी दोस्तों हाई नहीं है, $20 पर बैरल के हिसाब से है। लेकिन दोस्तों, हम आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दें। दोस्तों, 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उसमें भी दोस्तों तेल के प्राइसेस के साथ यही हुआ था। एक समय में ये $147 पर बैरल के हिसाब से बिकने वाला ऑयल रातों रात दोस्तों 32 पर बैरल डॉलर के हिसाब से हो गया था। और यहां पर दोस्तों हमें उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं उठाया। और दोस्तों, बाद में जाकर ये एक बहुत बड़ा कारण बन गया हमारे एक्सप्लॉयटेशन का। 2012 में दोस्तों हमें फ्रेजाइल 5 में डाल दिया गया। वहां पर सरकार का रोना यही था कि ऑयल प्राइसेस काफी ज्यादा है मार्केट में, $150 पर बैरल के हिसाब से, और यहां पर काफी सारा पैसा जो है दोस्तों ऑयल खरीदने में ही खर्च हो जा रहा है। अगर दोस्तों उस समय हमने 2008 में इस प्राइसेस को देखकर अपना रिन्यूएबल एनर्जी का काम नहीं रोका होता, हमने देख लिया कि $32 पर बैरल के हिसाब पर जो ऑयल का प्राइस है वो जा चुका है, तो हमने एक तरीके से उस साल तकरीबन 2 या 2.5 साल तक कोई प्लानिंग ही नहीं की रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन पर। और दोस्तों, बाद में देखिए जब ऑयल का प्राइसेस ज्यादा हुआ तो हमें काफी महंगा खरीदना पड़ा। रिन्यूएबल एनर्जी से हमारी डिपेंडेंसी कम हो सकती थी, उस पर हमने काम नहीं किया। और दोस्तों, आज जो पावर सेक्टर में काफी ज्यादा एनपीए क्रिएट हो गया है वो भी दोस्तों नहीं होता, क्योंकि दोस्तों हमने जो थर्मल पावर पे इन्वेस्ट कर दिया वो दोस्तों आज टाइम के हिसाब से बेकार इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। क्योंकि दोस्तों इसके बाद ही रिन्यूएबल एनर्जी का कॉस्ट जो है काफी कम होने लगा और यहां पर जो थर्मल एनर्जी है वो दोस्तों उसके मुकाबले महंगी पड़ने लगी, जिसके कारण हमारा दोस्तों कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफी बढ़ने लगा और इंटरनेशनल मार्केट में हमारा एक्सपोर्ट नहीं हुआ, यानी कंपनीज काफी सारी प्रॉफिट नहीं कमा पाई और एनपीए जो है वो काफी तेजी से बढ़ने लगा था। साथ ही दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी पर ज्यादा ना फोकस करने के कारण यहां पर एयर पोल्यूशन में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। और दोस्तों यहां पर हर साल 12 लाख लोग जो हैं एयर पोल्यूशन के कारण मर रहे हैं। अभी वाटर पोल्यूशन का जो है नुकसान होने वाला वो अलग है, और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो बायोडाइवर्सिटी और फूड चेन पर इफेक्ट पड़ रहा है उसका लॉस अभी अलग है, यानी ट्रेमेंडस लॉस हुआ हमें। और दोस्तों यहां पर रिन्यूएबल एनर्जी में अगर हम $1 इन्वेस्ट करते हैं तो उससे हमें $3 से $8 तक का रिटर्न मिलने की भी पॉसिबिलिटी है। तो यहां पर दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ना जाकर हमने कितनी बड़ी गलती की वो आप इन इंपॉर्टेंट डिस्कशन के थ्रू समझ गए होंगे। अब दोस्तों यहां पर देख लेते हैं कि हमने क्या माइलस्टोन अचीव किया है। तो देखिए दोस्तों, पिछले साल 358 गीगावाट का हमारा पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी, जो अब बढ़कर 372 गीगावाट हो चुकी है। और दोस्तों इसमें से ओवरऑल 134.7 गीगावाट जो है दोस्तों वो एक्चुअली में रिन्यूएबल एनर्जी है, जो कि पिछले साल के 125 गीगावाट से बढ़कर हुई है। यहां पर दोस्तों 134.7 गीगावाट का जो फिगर है दोस्तों वो लार्ज हाइड्रो पावर स्टेशन को मिलाकर भी कैलकुलेट किया गया है। और दोस्तों यहां पर सोलर इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है हमारा टोटल ओवरऑल 27.2% है हमारे रिन्यूएबल
एनर्जी कैपेसिटी का। तो यहां पर दोस्तों ये हमने इंपॉर्टेंट माइलस्टोन अचीव की है। और यहां पर एक बात मैं बता दूं आपको कि दोस्तों अभी जो मैंने आपको फिगर बताया 36.2% रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का, उसमें दोस्तों लार्ज हाइड्रो पावर का जो प्रोडक्शन है वो भी इन्वॉल्व किया गया है। अगर दोस्तों लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का शेयर हटा दे तो हमारा लगभग 24% शेयर बनता है रिन्यूएबल एनर्जी का। और दोस्तों यहां पर लार्ज हाइड्रो पावर को मैं अलग से क्यों बता रहा हूं, तो देखिए दोस्तों नेशनल हाइड्रो पावर पॉलिसी बनाई गई थी 2018 में, जिसको हमने इस वीडियो में अपने डिस्कस कर रखा है। और उसमें दोस्तों मैंने आपको बता रखा है कि पहले जो 25 मेगावाट तक के हाइड्रो पावर होते थे उनको रिन्यूएबल एनर्जी में कंसीडर किया जाता था, और जो 25 मेगावाट से ज्यादा हुआ करते थे हाइड्रो पावर स्टेशंस उनको इन्वॉल्व नहीं किया गया। लेकिन जैसे ही ये पॉलिसी बना दी गई, यहां पर लार्ज हाइड्रो पावर स्टेशंस को भी रिन्यूएबल एनर्जी में कंसीडर करके बताया गया। इसीलिए दोस्तों यहां पर ये जो डाटा है दो तरीके से कैटेगराइज करके बताया गया है। इसके अलावा दोस्तों एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपको बता देता हूं हमारे देश के पावर सेक्टर का। तो देखिए दोस्तों आज भी हमारे देश में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसमें कोयले का शेयर सबसे ज्यादा है 53.4%, और दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर हमारा 36.2%। और इसके अलावा दोस्तों जो यहां पर बाकी के इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं, गैस, न्यूक्लियर, लिग्नाइट, डीजल, इन सब का भी शेयर आप देख सकते हैं। इन सब को दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी में कंसीडर नहीं किया जाता। यानी दोस्तों ये एक तरीके से नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं जिनका सबसे ज्यादा शेयर है। यहां पर दोस्तों कोल का जो एनर्जी प्रोडक्शन है उसका शेयर दोस्तों कम हुआ है, बाकियों का थोड़ा बहुत बढ़ा है। अब दोस्तों यहां पर एक जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो है दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर। तो देखिए दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे ज्यादा शेयर जो है लार्ज हाइड्रो पावर स्टेशंस का है। उसके बाद से दोस्तों विंड पावर से जनरेट होने वाली एनर्जी दूसरे नंबर पे है। यहां पर ध्यान दीजिए सोलर पावर दूसरे नंबर पर नहीं है, और सबसे नंबर 1 पे लार्ज हाइड्रो पावर स्टेशन से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी है। उसके बाद से दोस्तों बायो पावर हमारा 2.7% है, और स्मॉल हाइड्रो से जो पावर जनरेट होती है वो 1.3%। इसके अलावा वेस्ट टू पावर जो है 0.04%। ये दोस्तों आपको याद रखना होगा क्योंकि पीटी में इस पर क्वेश्चन बनाकर पूछा जा सकता है, और यहां पर दोस्तों अरेंजमेंट के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसका कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को लेकर अवेयर रहेंगे। अब दोस्तों हम ये समझ लेते हैं कि यहां पर स्टेट गवर्नमेंट्स अड़ंगा कैसे लगा रही हैं इन सारे ओवरऑल गुड न्यूज के मामले में। तो देखिए दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट जो है इस समय कोरोना वायरस क्राइसिस के दौरान रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटर्स को सपोर्ट नहीं कर रही, वो एक्चुअली में उनसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं खरीद रही, और यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को फिर स्टेट्स गवर्नमेंट को कहना पड़ रहा है कि पेमेंट मत रोकिए और उनसे इलेक्ट्रिसिटी खरीदना चालू रखिए, जो कि काफी शर्मनाक स्टेटमेंट है। इसका सिंपल मतलब ये हो गया दोस्तों कि हम अपनी जो अर्लियर कमिटेड मिस्टेक्स हैं उनसे हम सीखना नहीं चाहते, और बाद में दोस्तों फिर जब ऑयल प्राइसेस ज्यादा हो जाएंगे इस दौरान अगर हम अपने एनर्जी प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर हमें जो पहले सिचुएशन फेस करनी पड़ी थी वो हमें बाद में करनी पड़ेगी, और यहां पर जो हाई ऑयल प्राइसेस होंगे फिर से उसकी वजह से हमें काफी ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन फेस करनी पड़ेगी। फिलहाल दोस्तों जो हमारे शुगर कैन के फार्मर्स हैं उनको भी यहां पर काफी ज्यादा तकलीफ फेस करनी पड़ सकती है कोरोना वायरस क्राइसिस की वजह से, क्योंकि दोस्तों आज इस कोरोना वायरस क्राइसिस की वजह से जो चीनी की डिमांड है वो कम हो चुकी है, और यहां पर दोस्तों इंडोनेशिया जो हमसे 130,000 टन शुगर खरीदने वाला था वो अब शायद वैसी ऑर्डर हमें नहीं मिलेगा, जिससे यहां पर भी हमें लॉस उठाना पड़ेगा। और दोस्तों चीनी की डिमांड हमारे देश में ऐसे भी कम हो चुकी है क्योंकि कई सारी शादियां जो हैं एक तरीके से पोस्टपोन हो गई हैं, और यहां पर हमारे जो रेस्टोरेंट्स हैं वो बंद है, और कई लोग दोस्तों बाहर जा नहीं रहे ऑफिसेज में, तो उस वजह से वहां पर भी जो चीनी की खपत है वो भी कम हो गई है। इसके अलावा दूसरे कई कारण भी है। अब दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी की बात करने के दौरान मैं यहां पर चीनी की बात क्यों कर रहा हूं, तो देखिए दोस्तों जो उत्तर प्रदेश की फैक्ट्रीज हैं वो अब कैन को खरीदेंगी नहीं, शुगर कैन को खरीदेंगी नहीं, क्रश करके उसे चीनी बनाएंगी नहीं, जिससे कि दोस्तों जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन है वो भी इंपैक्टेड होगा, क्योंकि दोस्तों यहां पर
जो शुगर कैन है उससे एथेनॉल भी प्रोड्यूस किया जाता है। अब दोस्तों यहां पर जब एथेनॉल प्रोड्यूस नहीं होगा तो उत्तर प्रदेश की कई सारी फैक्ट्रीज जो हैं एक्चुअली में शुगर कैन खरीदेंगी नहीं, और जो उनका पिछला बकाया रह रहा है फार्मर्स को देने का वो भी दोस्तों नहीं देंगी। जैसा उत्तर प्रदेश के केस में दोस्तों अभी जो 32,000 करोड़ देने हैं उसमें से 16,000 करोड़ दे पाई है और 16,000 करोड़ अभी देने बाकी हैं। उसी तरीके से दोस्तों सेम केस विद महाराष्ट्र है। और दोस्तों इन चीजों को अगर हम हटा भी दे कुछ देर के लिए, अगर हम ये समझ लेते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी तरीके से फार्मर्स को सपोर्ट कर दे रही है, तो यहां पर दोस्तों जो मोराले है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने का वो तो जरूर इंपैक्ट हो रहा है, क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश ही अकेला शुगर कैन से यहां पर तकरीबन इस साल 100 करोड़ लीटर बायोफ्यूल प्रोड्यूस करने वाला था, जो कि अब दोस्तों इंपैक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों काफी सारी चीजें हैं जहां पर गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट यहां पर सपोर्ट नहीं करेगी तो ये इन चीजों को प्रोड्यूस करना बंद कर देंगे, जिससे हमारी सॉवरेनिटी फ्यूचर में चैलेंज हो सकती है। यहां पर दोस्तों मैं सिंपली एक बात कहना चाहता हूं। दोस्तों हम सबको पता है इंटरनेशनल लेवल पर ऑयल का प्राइस गिरा है, तब भी गवर्नमेंट ने यहां पर एक्चुअली टैक्स कलेक्ट करना जरूरी समझा और यहां पर उस तरीके से ऑयल प्राइसेस को कम नहीं किया। तो दोस्तों यहां पर अब क्लियरली ऐसा हो सकता है कि उन्हीं पैसों का इस्तेमाल गवर्नमेंट यहां पर करे फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए, उनसे उनका अनाज खरीदे, साथ ही साथ दोस्तों जो एक्स्ट्रा अनाज हो उसका बायोफ्यूल प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करवाए, और यहां पर बायोफ्यूल प्रोड्यूस करके जो एक्चुअली में इकोनॉमी को ग्रो करने का प्लान है उस पर गवर्नमेंट जल्द से जल्द काम करे। और यहां पर दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट्स को भी गवर्नमेंट फंड करे, सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करे, ताकि रिन्यूएबल एनर्जी पर ज्यादा इंपैक्ट ना हो, क्योंकि ये सिर्फ दोस्तों इकोनॉमी से ही रिलेटेड हमारा टॉपिक नहीं है, देश की सॉवरेनिटी के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही पावरफुल नॉलेज से भरपूर इंटरनेशनल रिलेशंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट, डिफेंस जैसे टॉपिक्स पर बने वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। हमारे फर्दर वीडियोस के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे। हमारा लक्ष्य है 10 लेक्चर्स एवरी डे बनाने का, लेकिन दोस्तों इन सब चीजों के लिए आपको हमें एनकरेज करना होगा हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू, जय हिंद।